Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. I am वीर। तो देखिए हम लोग बजट डिस्कस कर रहे थे। एक कंप्लीट वीडियो हम लगभग 45 से 47 मिनट की कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट पार्ट था। आज हम बजट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूनियन बजट 2017 है। इसमें एक बार 1 मिनट लगेगी लगभग। मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे आपको देखनी लास्ट वाली वीडियो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना डीपली नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो 1 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में फिर जो आज नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ये वाले फैक्ट्स हम लोगों ने देखे थे पहले, कौन कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, चैप्टर वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है, कहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में बनाया जाता है, कब से इसको मतलब लास्ट डे से किया जाता था, फिर ये चेंज कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, ठीक है। इसके बाद में हमने ट्रेडिशन डिस्कस करी थी, जिसमें टाइम के बारे में, डेट के बारे में और हलवा सेरेमनी के बारे में बताया था कि ये क्या क्या होती हैं। इसके बारे में हमने फिर बजट के देखा था कि बजट का फोकस कौन कौन सा है। ये 10 थीम्स देखी थी हमने। बजट को बोला गया था कि ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। 3 ग्लोबल चैलेंजेस थे, फेडरल रिजर्व और अनसर्टेनिटी, कमोडिटी से रिलेटेड और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। इसके बाद में हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में देखा था कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारी जीडीपी पे और क्या आने वाले फ्यूचर में पड़ेंगे, अभी क्षणिक पड़ रहे हैं क्या, वो सब चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। इसके बाद में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था कि बुआई कब से स्टार्ट होती है, इसमें क्या नेचुरल कैलामिटीज़ क्या क्या होती है। और फिर मैंने आपसे नाबार्ड्स के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था, और ये कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, सोइल टेस्टिंग के बारे में, सब चीज़ें, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई थी। इसके बाद में रूरल पॉपुलेशन के बारे में हमने जिक्र किया था कि क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। ये रूरल जो पुअर्टी खत्म करने जा रहे हैं, इतना हाउस होल्ड प्रोवाइड कराने जा रहे हैं 2019 तक, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है मई 2018 तक। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर ये मतलब तालाब वगैरह बनाने की बात चल रही थी। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वाली वीडियो में अच्छे डिस्कस की थी। इसके बाद में यूथ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओलंपिक के बारे में हम लोगों ने बोला था कि आगे आने वाले ओलंपिक में 2000 मतलब 20 वाले में और 2024 वाले में और 2028 वाले में प्लान बनाने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, कि हमको अच्छे से चीज़ों को करके चलना है। तो भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करती है। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के बारे में बताया गया था, और फिर ये स्वाम के बारे में बताया गया था। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को आईटीज वगैरह के लेक्चर मिलेंगे, और यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर होते हैं। इनको डीटीएच से भी कनेक्ट करने की बात चल रही है। स्किल इंडिया मिशन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ बताया था। फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताया था मैंने थोड़ा। और यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी। पुअर और अंडर प्रिविलेज हेल्थ से रिलेटेड बताया था। बजट इतना हो गया है। महिला सशक्ति के केंद्र के बारे में बताया था मैंने। प्रेग्नेंट वुमेन की कि उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। सारी बीमारी के मैंने आपको पिक्स भी दिखाई थी कि ये कब कब तक इनको कंप्लीट करने की बात चल रही है, इनको सोसाइटी से मिटाने की बात चल रहे हैं। यहाँ पे लिप्रोसी जो होता है, लिप्रोसी मतलब एक तरीके से गांधी जी की जो डेथ हुई थी 30 जनवरी, उस दिन इसको बनाया जाता है। ये वाला फैक्ट मैंने नहीं बताया था लास्ट वीडियो में, तो इसको याद रखिएगा। और इस बार की थीम भी देख लीजिएगा एक बार। 2000 जो 2017 की थीम है इसकी, ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले मतलब इसके 30 जनवरी को ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ये वाले दिखाया था, देखिए मिसल्स होता है, ये फ्लेरिसिस होता है, जो हाथी जितना पाँव हो जाता है मतलब बढ़ के एक तरीके से। और ये सब लेपोर्सी वगैरह और ये काला जार वगैरह, ये पिक्चर हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वाले में। तो आज स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम फर्दर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक तो ओवरव्यू था ओनली, ठीक है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टोटल ये कॉस्ट देने जा रहे हैं, इतना देने जा रहे हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं यार। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल ले लीजिए, रोड ले लीजिए, या फिर आप मतलब वाटरवेज ले लीजिए, या फिर एयरवेज ले लीजिए, और मतलब एक तरीके से सोलर सिस्टम का ले लीजिए उसको, मतलब कितनी एनर्जी हमको उसमें लगानी है। विंड एनर्जी ले लीजिए, या न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, या फिर स्कूल बनाने हैं, एम्स बनाने हैं, तो ये भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की बात चल रही है, और इसको फिर सिनर्जाइज करना है, मतलब एक तरीके से सिनर्जी बनानी है। मतलब किनके बीच में? रेलवेज के बीच में, रोडवेज के बीच में, वाटरवेज के बीच में, और सिविल एविएशन के बीच में सिनर्जी होता है। मतलब एक तरीके से मिला के काम करना कि कितना किसके हिस्से में आता है। एक तरीके से ज्यादा ऊंच नीच ना करना चीजों में, एक प्रॉपर वे में काम को करके चलना, इसको कहते हैं सिनर्जी बना के चलना, ठीक है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? ये जो रोड पे आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है ना, जो रोड पे ट्रैफिक रहता है उसको कम करने का काम करेगा। आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देख लीजिए,
ये एक ही फ्लाईओवर के नीचे से कितनी सारी रोडें इस तरीके से निकाल रखी है, ऊपर से भी रोड जा रही है, यहाँ से भी रोड जा रही है। तो कहीं न कहीं ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है बहुत अच्छे से, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? देखिए, अगर रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है हर टाइम, तो उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो खड़े रहे हैं वहाँ पे, खड़े-खड़े मतलब एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, पें-पें करते रहते हैं सब। दूसरा, खड़े-खड़े गाड़ी स्टार्ट रहती है वहाँ पे, तो कितना ज़्यादा तेल फूकता है, जो कि मैक्सिमम बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। अभी आगे लेक्चर में आपको देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से हम ऑयल रिज़र्व बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, हम चीज़ों को आराम से सोल्व कर सकें। तो ये इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व हो जाती है। तो इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा हमारे बजट में। उसके लिए अच्छा खासा मतलब पैसा प्रोवाइड किया गया है इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए, ठीक है? और देखिए, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव की बात चल रही है, मतलब पोर्ट को एक तरीके से ग्रीन कह सकते हैं आप, तरीके से सोलर सिस्टम पे काम करना एक तरीके से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर काम करना, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर सिस्टम हो गया, फिर विंड एनर्जी हो गई, जिसको मतलब जिसकी कभी खत एक तरीके से जो कभी खत्म ना हो सके। और जो ये पेट्रोलियम हो गए, ये सारे तो एक दिन में खत्म होने ही होने हैं। और बात क्या कर रहे हैं, मेजर पोर्ट की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, मेजर 2 तरीके के पोर्ट होते हैं। एक तो होता है माइनर पोर्ट और दूसरा होता है मेजर पोर्ट, ठीक है? तो जो माइनर पोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं वो सारे, पर मेजर पोर्ट हैं वो लगभग 12 हैं, ठीक है? तो ये 12 हैं, ये क्या रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं मेजर पोर्ट, और जो माइनर पोर्ट रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। मैक्सिमम जो कार्गो की फैसिलिटी है, मतलब तेल जाना है, तेल ले आना है, फिर यहाँ से कुछ बाहर भेजना है, गेहूँ या फिर लोहे का सामान या फिर कुछ भी यहाँ से बाहर भेजना है, और या बाहर से कुछ ट्रांसपोर्ट करके हम लोगों को यहाँ पे लेके आना है, तो वो सारा काम जो करते हैं यही पोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पोर्ट यहाँ पे बने होते हैं, यहाँ पे और इस वाले पोर्शन में भी है, मतलब कुल मिला तो ये पोर्ट मतलब डेवलप किए जाएँगे अब ग्रीन उसके लिए। क्यों, क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जब रेलवे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कि मतलब रेलवे को कैसे, किस लिए रेलवे को बजट, जो उसका मैंने बताया था कि रेलवे का बजट पहले क्या था, अब क्या आ रहा है। उसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि जो रेलवे है वो क्यों डेवलप की गई थी इतनी, क्यों? क्योंकि रेलवे से यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लेके आएँगे सामान। तो अंदर से बाहर तक लेके आएँगे, अंदर से यहाँ तक लेके आएँगे, यहाँ तक लेके आएँगे। उससे क्या होगा, एक बार पोर्ट तक सामान पहुँच गया, तो फिर अगर एक बार यहाँ तक पोर्ट तक सामान आ गया यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से यूरोप में ले जा सकते हैं, यहाँ से आराम से भर के उसको यूरोप में पहुँचा दिया इन्होंने, या इधर से भर के किधर को पहुँचा दिया। तो मतलब सबसे बड़ी बात होती है पोर्ट तक सामान आना, और पोर्ट तक सामान लाने का रेलवे से अच्छा कोई साधन नहीं था। तो इसलिए इनका सबसे ज़्यादा जो बजट था ना अंग्रेज़ों का, वो रेलवे के ऊपर इन्वेस्ट करते थे हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से अंदर से उनको मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल आप लोग कह सकते हैं, जो कच्चा माल होता है वो ले जाया करते थे, और फिर वहाँ से यहाँ पे फिनिश गुड बनाया करते थे, और फिर फिनिश गुड लाके फिर यहाँ पे एशिया में भेजा करते थे, चाइना में और इंडिया में, जिससे जम के प्रॉफिट कमाया करते थे। तो इस तरीके की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके चला करते थे उस टाइम पे। तो ये मेजर पोर्ट पे मेन फोकस किया जाएगा, जो कि अभी बताया मैंने। आगे देखिए, एसएमएस बेस्ड क्लीन माई कोच सर्विस, मतलब एसएमएस किया जाएगा कि अगर कोच में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, जैसे रेलवे में ले लीजिए, तो इस तरीके की सर्विस कोई भी मतलब क्लीन नहीं लग रहा है, तो वो एकदम एसएमएस कर देते हैं, तो उनको एकदम सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। कोच मित्रा फैसिलिटी भी होगी, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो वहाँ पे मित्र आएंगे, जिस तरीके से मतलब एक तरीके से गाइड करने वाले, की कोई भी प्रॉब्लम आपकी सुनेंगे खड़े होके, कि बताइए सर क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सोल्व करेंगे। और ये हाईवे की देखिए, हाईवे के लिए इतना ज़्यादा एलोकेशन किया गया है, क्योंकि हाईवे देखिए आज की डेट में अगर ढंग से किसी इकोनॉमी को अच्छे से प्रॉपर वे में मतलब एक तरीके से अच्छे लेवल पे आपको स्टार्ट करना है या कंटिन्यू रखना है, एक अच्छे लेवल पे ले जाके पहुँचाना है, तो हाईवे जो होते हैं, हाईवेज़ हो गया या फिर रेलवेज़ हो गया, रोडवेज़ आप लोग कह सकते हैं। तो यही एक ऐसा है जो चीज़ों को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। इसीलिए देखिए, अगर आपके हाईवे अच्छा है, मतलब आपका यहाँ पे मतलब दिल्ली में मान लीजिए आप काम करने आते हैं, आस-पास की सिटी से, गाज़ियाबाद से, मेरठ से, इधर-उधर से और से कहीं से। तो मान लीजिए आप यहाँ पे काम करने आते हैं, तो अगर हाईवे अच्छे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे आराम से, और शाम को रिटर्न भी लौट जाएँगे। मतलब आपको लगभग आधा से 1 से डेढ़ घंटा लगेगा मैक्सिमम। शाम को घर जाएँगे, फिर सुबह को फिर वापसी आ जाएँगे। पर लेकिन अगर सड़कें अच्छी नहीं है, तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाती है। आपको यहीं पे आके रूम लेना पड़ेगा, इससे सिटी के ऊपर ऊपर भी बर्डन बढ़ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम एक-दूसरे से कनेक्ट रहती है, कोई भी अलग-अलग नहीं है। हाई स्पीड इंटरनेट की बात चल रही है कि लगभग इतनी मतलब 1.5 लाख ग्राम पंचायत में पहुँचाएँगे इसको। देखिए, इसको काम करते हैं, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है, उसके थ्रू चीज़ें भेजी जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसका मतलब जो कुछ भी होता है पूरा रिफ्लेक्ट अंदर से होके जाता है, और कुछ भी लॉस नहीं होता है, बहुत कम लॉस होता है इसमें।
तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र की जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। टीआरआई बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, या ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं उसको, जो केबल बन जाते हैं, वैसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, स्पीड पहुँचाएगा गाँव में बहुत अच्छे लेवल पे, तो इसलिए इसको डेवलप करने की बात चल रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। इससे गाँव में पंचायत में पहुँच जाएगा। देखिए उससे क्या होगा, अगर सब आदमियों को आधार से फिर कनेक्ट कर देंगे ये लोग, मोबाइल की फैसिलिटी सब आराम से यूज़ कर पाएँगे गाँव में। तो कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया बनाने का कॉन्सेप्ट है ये। डिजिटल इंडिया की तरफ को ये बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट पे ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? और न्यू मेट्रो पॉलिसी देखिए, मेट्रो से कितना आज की डेट में अगर दिल्ली में से मेट्रो हटा दी जाए, तो दिल्ली की लाइफ़लाइन इसको बोला जा रहा है, तो दिल्ली की जान चली जाएगी। तो इसी तरीके की चीज़ें करने की बात कर रहे हैं कि हर सिटियों में अभी कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली से मतलब डायरेक्ट जो नहर जाती है, मुरादनगर नहर बोलते हैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट करके हरिद्वार पहुँचाने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से वो जो नहर होती है, नहर को अगर देख लीजिए, अगर ये नहर है मान लीजिए कोई ये, नहर या नदी जो भी आप लोग बोलें, वो जा रही है तो उसके आस-पास की जो ज़मीन होती है ना, वो गवर्नमेंट की रहती है। तो वहाँ पे इनको लैंड एक्वाइज़ेशन जो करनी पड़ती है, लैंड जो खरीदनी पड़ती है, वो नहीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि उसके आस-पास की ज़मीन इन्हीं की है। तो इसलिए आराम से वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो लैंड एक्वाइज़ेशन भी, जैसे लैंड एक्वाइज़ेशन बिल मतलब एक तरीके से लैंड खरीदना, वो भी बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है इससे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा एक तरीके से इनको कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर चाइना में आप ये लोग देखें ना, चाइना में क्या रहता है, मैं जो लैंड है वो सारी गवर्नमेंट के अंडर में है। तो गवर्नमेंट जो भी चाहे, जब भी चाहे, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है बिना किसी से पूछे-ताछे। क्यों? क्योंकि सारी लैंड मैक्सिमम गवर्नमेंट के अंदर है, प्राइवेट लैंड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। पर वो इंडिया में प्राइवेट लैंड सबकी अपनी खेती है, सबके किसी के 4 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, या किसी की कितनी 20, 50, 100 बीघे जितनी भी है, तो सबकी खुद की लैंड होती है यहाँ पे। जबकि चाइना में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीट जो लैंड होती है लगभग, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो वहाँ पे मान लीजिए चाइना में टीसीएस वालों को कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो गवर्नमेंट से बात करेगी, गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कराएगी, उसके बाद में काम खत्म। पर लेकिन अगर इंडिया में लगाना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे साउथ कोरिया की जो कंपनी थी पोस्को, उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने ही नहीं दिया गया था, ठीक है? उड़ीसा में मतलब पूरा बवाल हो गया था और उसको कंप्लीट करने ही नहीं दिया गया। यहाँ इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया। तो इंडिया में इस तरीके की कंडीशन होती है। तो हर कंट्री की सिचुएशंस डिफरेंट रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था ये। तो एक बार अब रेलवे देख लीजिए, जो कि अब की बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको भी नॉर्मल बजट के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। एक तो देखिए इसका जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है, पहले के कंपेयर में इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा मॉडर्नाइज़ेशन करने में और इम्प्रूव करने में इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे की। रेलवे में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको भी टैकल करने की बात चल रही है। ऊपर से देखिए क्या है, ये है सेफ्टी फंड। इतना क्या बात कर रहे हैं, सेफ्टी फंड की बात कर रहे हैं आने वाले 5 सालों में। 5 सालों में सेफ्टी फंड की किस लिए बात कर रहे हैं यार? आज की डेट में देखिए कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर ही, 2-3 महीनों के अंदर 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। इतने ज़्यादा उनमें आदमी मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो हानि होती है वो जान-माल की हानि होती है, तो उसको कम किया जाए। रेल टूट गए, डिब्बे फूट गए, ट्रेन की पटरी टूट गई, ये ऐसी चीज़ें यार, ये सब रिपेयरेबल है, आराम से हो जाती है। लेकिन अगर किसी घर में कोई एक आदमी है और वही कमाता है और वही किसी तरीके से एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाए, तो उस घर की तो पूरी कहानी खत्म हो गई यार। उस घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं बचा है। तो इस तरीके की सिचुएशन, वो सबसे बड़ी हानि होती है। अब वो भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई बाढ़ आ रही है, उस तरीके की चीज़ें हो रही है, सुनामी वगैरह आ रही है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक टाइप की चीज़ों में जो आदमी मर जाते हैं, तो बहुत से घर तो ऐसे हैं कि सूने पड़ जाते हैं एकदम। क्यों? क्योंकि उनमें एक-एक मेंबर कमाने वाले होते हैं, वही खत्म हो जाते हैं किसी भी तरीके से। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जान-मान की हानि नहीं होनी चाहिए। वैसे तो यार देखिए, गाड़ी है, कुछ भी है, एक बात हो रहा है, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं ठुकने वाली है, तो देखिए छोड़ के कूद जाओ यार एकदम। मोटरसाइकिल आती रहेगी, लेकिन अगर आपके हाथ-पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई ना ज़रा-सी भी, तो पूरी ज़िंदगी के लिए झेलना पड़ जाएगा। तो मोटरसाइकिल जाए ऐसी-तैसी में, एकदम छोड़ो और उससे कूद जाओ। अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि चोट लगने वाली है, कि कभी भी उन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि मतलब कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा, टूट जाएगी, फूट जाएगी। वो सब रिपेयरेबल होती है। तो इसीलिए इन पे फ़ोकस इतना किया जाता है, और ये जो फंड है नॉन लैप्सेबल है, मतलब ये फंड जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। नॉर्मल क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कोई फंड दे रही है, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31st ऑफ मार्च को, तो क्या होता है, वो फंड भी खत्म हो जाता है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट फंड निकल के आता है। पर ये ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए ये इतना दिया है इन्होंने, मान लीजिए ₹100 दिए हैं, छोटे से छोटा-सा एक वो ले लीजिए एग्ज़ाम्पल, ₹100 दिए हैं और 100 में से इन्होंने ₹50 अब की बार खर्च खर्च किए, 50 नहीं किए, तो अगली साल मान लीजिए फिर से ₹100 देने हैं, तो ₹100 तो वे हो जाएँगे और लास्ट ईयर के भी ₹50 और आज ऐड हो जाएँगे तो इसमें। तो ये क्या हो गया, नॉन लैप्सेबल फंड हो गया, इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, बायो टॉयलेट बनाने की बात चल रही है। जैसे कि आप लोगों ने, सभी ने जो भी रेल में सफ़र करते हैं उन्होंने देखा होगा, मॉर्निंग के टाइम पे जो हमारी रेल की पटरी है, वो लैट्रिन लैट्रिन एक तरीके से बन जाती है। जो खुले मतलब ओपन स्काई टॉयलेट बोलते हैं वो, ओपन स्काई टॉयलेट बोलते हैं उसको। एक बार न्यूज़पेपर में मैंने वर्ड पढ़ा था, मतलब हद हो गई, सुन के भी मुझे इतनी हँसी आई।
मतलब अगर किसी कंट्री में जाके बोले तो मतलब एक तरीके से बोला जाता है कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मतलब पता नहीं, आई थिंक न्यूयॉर्क में हो रही थी, या इसके ऊपर हो रही थी कि जो ओपन डेफिकेशन होता है, मतलब खुले में शौच शौच करना, तो उसके ऊपर हो रही थी। तो किसी ने कमेंट किया तो इंडिया में जो है वो तो ओपन स्काई टॉयलेट है। तो सब सरप्राइज हो गए, मतलब बोल रहे थे कि यार ओपन स्काई टॉयलेट कैसे होते हैं, ये तो आज तक हमने देखे ही नहीं। तो तब उसको उनका एक्सप्लेन किया गया कि ओपन स्काई टॉयलेट होते हैं कि खुले में जाके शौच करना, उसको उसको बोलते हैं ओपन स्काई टॉयलेट। तो देखिए मतलब ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो गंदगी फैलाती जाती है और इतनी सारी बीमारी होती है, जिसकी वजह से आदमी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों को बायो टॉयलेट में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, और इससे फ़ायदा भी होगा कई सारा, इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है आराम से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 2019 तक की बात चल रही है ये। और देखिए आगे क्या बात कर रहे हैं, सर्विस चार्ज, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो कोई भी आदमी ऑनलाइन जो टिकट बुक करता है आईआरसीटी से, जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उस पे जाके टिकट बुक करता है, तो उस पे सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, जो खिड़की पे जाके लेगा उस पे लगेगा। ठीक है? तो सर्विस चार्ज रेल टिकट पे जो बुक कर रहा है थ्रू आईआरसीटीसी वेबसाइट, वहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये फ़ायदेमंद हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि जो रेलवे है, रेलवे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोल सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर मतलब एक तरीके से अंडरटेकिंग बोल सकते हैं इसको। तो ये दो चीजें हो गई, तो ये दो कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एक ही नाम है, मतलब एक तरीके से इसका सिनोनिम है दूसरा। इसमें क्या है, जो आईआरसीटीसी है हमारी, आईआरसीटीसी को क्या बात चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने की बात चल रही है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कंपनी को लिस्टेड कर दिया जाता है तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं उससे। क्या होता है, एक तो उसकी श्योरिटी हो जाती है, क्या, क्योंकि उसके बॉन्ड मार्केट में उतारे जा सकते हैं, वो मार्केट में से पैसा उठा लेती है आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा क्या होता है, इसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में हो गई है, तो इसके जो बॉन्ड है इस पे फोकस हो जाता है, और जो इसमें इन्वेस्ट करता है उसके लिए भी एक सेफ्टी दिख जाती है कि ये मतलब ट्रस्टेड चीज है, ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा है, कल को कोई भी चीज खत्म हो जाएगी। तो उसमें लिस्ट करना कंपनी को, बहुत सारी कंपनी है उसमें, जाके एक बार सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा और जानने को मिलेगा इसके बारे में आपको। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर इसको लिस्टेड कर देते तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इसको आने वाले टाइम में। तो उसके लिए भी ये बात कर रहे हैं कि इसको भी उसमें किया जाएगा। वो आगे क्या बोल रहे हैं कि 500 रेलवे स्टेशन एबल्ड, मतलब जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, कोई मतलब किसी को दिख नहीं पाता है, कोई पैरों से चल नहीं पा रहा है ढंग से, तो उन लोगों के लिए डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तो लिफ्ट वगैरह लगाएंगे कहीं पे भी, या कोई भी ऐसी फैसिलिटी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मेट्रो में आप लोग सफर करते हैं, तो जैसे मेट्रो में पीली पट्टी बनी रहती है, जैसे कि ये रेल की पटरी हो गई, यहाँ पे रेल आने वाली है, तो इससे जो यहाँ प्लेटफॉर्म होता है उसके आगे पीली कलर की पट्टी बनी रहती है, उस पर उभरा उभरा सा होता है थोड़ा थोड़ा सा। उससे क्या होता है, उसको आप नॉर्मली देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिफ्ट है, तो वो लिफ्ट से कनेक्ट रहती है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे सामने एक यहाँ एक इस तरीके का स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना होता है। जैसे ही लिफ्ट से निकल के आता है तो यहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं वो, पैरों से सर्च कर करके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उभरा उभरा सा होता है थोड़ा सा। तो अगर कोई आदमी अंधा है, देख नहीं पा रहा है बेचारा ढंग से, तो वो क्या होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से पहले लिफ्ट में आता है और फिर यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स बना होता है, ध्यान से देखना, अगर आप मेट्रो के सामने खड़े हैं तो हमेशा मेट्रो का जो डब्बे का जो गेट है, वो हमेशा इस स्क्वायर बॉक्स के सामने आएगा। तो डिसेबल्ड फ्रेंडली सिस्टम बनाया गया है एक तरीके से मेट्रो को। तो उसी तरीके की बात चल रही है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली सिस्टम बनाना है हमको सब जगह, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मेट्रोज, या जहाँ जहाँ पे भी है, तो उस पे फोकस दिया जाएगा इसमें। ओके, आगे क्या बात चल रही है, देखिए लॉन्च डेडिकेटेड पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है मतलब जो एक तरीके से हमारे यहाँ पे जैसे हरिद्वार हो गया, या फिर मतलब कोई भी इस तरीके का जो, जहाँ पे एक तरीके से वो कह सकते हैं आप, हिंदी में तीर्थ यात्रा बोलेंगे यार इसको। हिंदी का वर्ड ही याद नहीं आ रहा था। तो तीर्थ यात्रा का जो प्लेसेस होते हैं, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड ट्रेन चली जाएगी। मान ली किसी को हरिद्वार जाना है, या फिर किसी को ताजमहल देखने जाना है, तो डायरेक्ट ट्रेन चलेगी उसके लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कहीं आप लोग इसको कह सकते हैं एक तरीके से। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं आज के डेट में। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि हम क्या बनाने चले हैं, अनमैन्ड रेलवे लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेट करने जा रहे हैं 2020 तक। तो 2020 तक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग रोड खत्म हो जाएगी। ये है क्या, एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए ये रेलवे का ट्रैक हो गया। रेलवे का ट्रैक मान लीजिए यहाँ पे ना तो आपको कोई वो दिख रहा है, फाटक नहीं दिख रहा है जो बंद कर देते हैं जब रेलवे आती है। अपने मन से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं दूर दूर दोनों साइड में, ट्रेन नहीं आ रही है तो आराम आराम से क्रॉस करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बार ऐसा दिखता है कि 50-100 मीटर पे भी ट्रेन है, तो आदमी के अंदर पेशेंस तो रहता नहीं है, क्या सोचता है कि निकल जाऊंगा, तब तक वो ट्रेन आ जाती है, एक्सीडेंट होते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये अनमैन्ड जो रेलवे क्रॉसिंग है, इस तरीके की रेलवे क्रॉसिंग इनको खत्म करनी है आने वाले टाइम में, जिससे कि ये भी एक सेफ्टी का मेजर बन जाए कहीं न कहीं। एक तरीके से सेफ्टी लोगों की बनी रहे और लोगों को दिक्कत ना हो, मतलब बाकायदा ट्रैक लगा दिया जाए, मतलब एक तरीके से हर्डल लगा दिया जाए वहाँ पे कि ट्रेन आने से
पहले लोग क्रॉस ना कर पाएँ। तो उस तरीके की चीज़ें सारी बात करने की चल रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव टिकट बुकिंग फैसिलिटी, मतलब एक तरीके से जो टिकट बुकिंग फैसिलिटी है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव कैसे होती है? ये कॉम्पिटिटिव टिकट बुकिंग फैसिलिटी आप लोगों को उसमें एयर फ्लाइट में जो टिकट बुक करते हैं, जो भी करते होंगे उनको पता होगा। उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव टिकट बुकिंग होती है, मतलब स्टार्टिंग के जो टिकट होते हैं, मान लीजिए 100 टिकट है, ठीक है? तो उसके ऊपर देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जिसने खरीद लिया, मान लीजिए 90 टिकट बच गए, तो 90 टिकट जो बच गए फिर क्या रहेगा, इनका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है? फिर मान लीजिए बढ़ के 50 हो गए तो फिर इनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जितने टिकट बचते रहते हैं उसके बाद में प्राइस बढ़ता रहता है। तो इसलिए लगाई जाइए जिससे कि स्टार्टिंग में सब मतलब जल्दी से जल्दी टिकट खरीदने की सोचें। क्यों? क्योंकि लास्ट तक आते-आते प्राइस बढ़ता चला जाता है और काफ़ी महँगा हो जाता है। तो एक कॉम्पिटिटिव टिकट बुकिंग की बात चल रही है कि रेलवे में मान लीजिए आपको बुकिंग टिकट करनी है और वहाँ पे 500 सीट है। तो 500 सीटों में तो मतलब स्टार्टिंग की कुछ परसेंट सीटें तो मतलब ये बोलते हैं इतने पे बिकेंगी, फिर उसके बाद में इतनी बिकने के बाद में प्राइस इतना बढ़ जाएगा। तो सब आदमी क्या करेंगे, जल्दी-जल्दी से टिकट बुकिंग करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मतलब एक तरीके से एक बहुत अच्छे लेवल पे जल्दी-जल्दी काम हो जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है चीज़ों का। तो ये चीज़ यहाँ पे मतलब बोली गई है और 22% जो रेलवे का बजट है, मतलब एक तरीके से वो अनाउंस किया गया है। मतलब लगभग 22% राइज़ हुआ है बजट में, जो ये इतना है। पहले वाले से 22% ज़्यादा है ये, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रेलवे से रिलेटेड चीज़ें। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है अब की बार। क्यों? अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को आगे। एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड। ये एक तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी है। मतलब पेट्रोल को रिज़र्व करके रखना है आने वाले टाइम में। स्ट्रेटेजिक बोला है, स्ट्रेटेजिक में जहाँ भी नाम आ जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मतलब कहीं न कहीं डिफेंस से रिलेटेड ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आने वाले टाइम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे भी स्ट्रेटजिक का नाम होता है। तो वहाँ पे क्या बात चल रही है कि जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है, वो क्रूड ऑयल रिज़र्व करने की बात चल रही है। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल एक ऐसा तेल होता है जो कि हम लोग खरीद के लाते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं इसको। इसमें से क्या निकालते हैं फिर हम लोग? इसमें से पेट्रोल निकालते हैं, डीज़ल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं और ग्लिसरीन वगैरह निकालते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम इससे क्रूड ऑयल से निकालते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं, ये इसी से निकल के आता है और ये हमारी कंट्री बहुत आगे है। ये जो ऐसे ग्लिसरीन वगैरह इस तरीके की चीज़ें निकाली जाती हैं उनको बेचने में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं, बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है हमारी। तो ये क्या बात चल रही है कि 3 अंडरग्राउंड लोकेशन पे तो ऑलरेडी है हमारे यहाँ। कहाँ पे है? मैंगलोर में कर्नाटका में है, विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में है और पाडुर में केरला में है। और आगे बनाने की बात चल रही है 2 और बनाने जा रहे हैं। ये कहाँ पे बनाने जा रहे हैं? एक तो ये है यहाँ पे चंदीखोली, ये उड़ीसा में है। ठीक है? चंदीखोली या खोली जो भी है। बीकानेर में है राजस्थान में और इनको भरेगा कौन? इनको भरेगा यूएई। तो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, जो 2 नए बनाने की बात चल रही है। एक तो चंदीखोली और दूसरा हो गया बीकानेर राजस्थान। तो कहाँ-कहाँ पे होगा ये आपको याद रखना है 110%। इनको भरेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि हमारे यहाँ पे इनके जो अभी यहाँ पे इनके प्रिंस क्राउन है, वो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट भी थे 26 जनवरी पे, गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ। तो उसका नाम ऐसा कीजिएगा आप, उनका नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, ठीक है? तो उनका नाम लिखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है यार। और देखिए ये 2 नए आ रहे हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना ही रखना है। तो कहाँ-कहाँ पे हो गया? कर्नाटका में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, केरला में हो गया, उड़ीसा में, राजस्थान में। कर्नाटका में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, केरला में हो गया, उड़ीसा में हो गया और कहाँ पे हो गया? राजस्थान में हो गया। तो देखिए अलग-अलग जगह पे लोकेशन पे हम लोग बना रहे हैं। कल को क्या हो गया? कल को मान लीजिए इन वाली कंट्री में आपस में लड़ाई हो गई यहाँ पे। मैक्सिमम जिनके ऊपर हम पूरा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई तो कम से कम 10 दिन का तो हमारे पास रिज़र्व होना चाहिए ना, 10 दिनों तक तो कम से कम हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार मान लीजिए बहुत सारे सारे लंबे समय तक अगर सिचुएशन सही नहीं हो पा रही है, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर चलती रहे, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी वो ठप पड़ जाएगी, अगर हमारे यहाँ पे ऑयल नहीं होगा। तो इसीलिए बात चल रही है, इसीलिए बात बोल रहे हैं कि मिनिमम 10 डेज़ का तो कम से कम प्रोवाइड करानी है कि 10 डेज़ तक उसको कंज़्यूम कर सकें। इसका हेडक्वार्टर याद रखना यार, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नए बनाने जा रहे हैं और वो भी न्यूज़ में हो गया, तो हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा इन्होंने एलोकेशन किया है इतना, इसमें क्या आएगा, एक तरीके से सोलर पैनल लगाना है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही है। आज की डेट में सारे मेट्रो स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर और नॉर्मल जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं उनके ऊपर भी बात चल रही है और नई बिल्डिंग जो बनाते हैं लोग घरों में, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, अगर आप सोलर सिस्टम अपनी छतों पे लगाते हैं। देखिए होता क्या है, सोलर सिस्टम से मान लीजिए आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आज की डेट में। क्या फ़ायदा है? एक तो डिपेंड नहीं रहना पड़ता है बाहर से जो लाइट आएगी उसके ऊपर। ख़ासकर ये जो फैसिलिटीज़ है ना गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है क्योंकि शहरों में तो फिर भी लाइट है
और गाँव में तो इस तरीके से लाइट भी नहीं है, तो गाँव वाले एरिया में तो और भी ज़्यादा वर्क करेगी। और देखिए फैसिलिटी क्या बात चल रही है कि ग्रिड सिस्टम चलाने की बात चल रही है। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए आपका ये घर है, आपके घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल से आपने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करी और जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी उतनी तो आपने खर्च कर ली। उसके बाद में आपने क्या किया, आपके पास में ज़्यादा एनर्जी बन गई इससे। तो वो क्या कर सकते हैं, आप उस एनर्जी को जितनी ज़्यादा हुई है उसको आप ग्रिड में भेज सकते हैं और इस ग्रिड से जो रहती है लाइन कनेक्ट रहती है। मतलब अब तक तो आप बिल पे किया करते थे एनर्जी यूज़ करने का। अब जो कंपनी है वो आपको पैसा देगी अगर आपसे बिजली खरीद रही है। तो एक तरीके से आप कंज्यूमर के बजाय मतलब चीज़ों को बेचने वाले बन जाएँगे, सेलर बन जाएँगे एक तरीके से। तो प्रॉफिट भी होगा इससे। तो इस तरीके की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है एक अच्छे लेवल पे, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए फाइनेंशियल सेक्टर आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं। ये इतने बड़े-बड़े सेक्टर हो गए, इसीलिए मैंने कहा था कि कल इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएँगी। देखिए एफडीआई जो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करने की बात चली है कि मोर दैन 90% जो है एफडीआई फ्लो ऑटोमेटिक रूट से होता है। देखिए हमारे यहाँ अगर कोई एफडीआई आ रही है तो 2 तरीके से आती है। एक तो ऑटोमेटिक रूट से आती है, मतलब कोई भी बाहर से आ रहा है हमारे यहाँ पे आके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है? एक होती है कि बहुत सारी छान-बीन करके आ रही है, वो जो थोड़ा-सा बड़ा पैसा होता है, अगर ज़्यादा पैसा है, उसकी एक लिमिट वगैरह रहती है, तो उसमें क्या रहता है कि इतना ज़्यादा पैसा अगर आ रहा है, तो उसको किससे लेके आना पड़ता था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसके थ्रू लेके आना पड़ता था हमको उसमें कंट्री में। पर लेकिन बात क्या हो रही है? बात ये देखिए यहाँ पे 90% से ज़्यादा आदमी ऑटोमेटिक से आ रहे हैं। ओनली 10% की बात चल रही है और वो भी 90% नहीं है, मोर देन 90%। तो लगभग सारा जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है और ये वाला जो था ये ऐसा है कि वो 10% जो बचा हुआ है उसको चेक करता था। तो यार इसका फ़ायदा क्या है? पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के चलना और एक ऑफ़िस बनाना, चेयर वगैरह रखना, वहाँ पे पियून वगैरह रखना, मतलब एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के फालतू का वो हो गया ना, एक तरीके से सारा ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है। तो इस वाले को इन्होंने एबॉलिश कर दिया है। तो ये वाला आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सारी चीज़ें सब चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन है। स्टॉक मार्केट ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर ले लीजिए, पूरा बैंकिंग सिस्टम आज की डेट में ऑनलाइन चल रहा है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी, जिसकी वजह से चीज़ों को सही किया जाएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी ये जो एसएमएसईज़ होते हैं हमारे, माइक्रो स्केल एंटरप्राइज़ जो होती हैं हमारी छोटे-छोटे लेवल पे, मान लीजिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ये रेहड़ी वाले होते हैं या फिर कोई भी घर में बुनने या काटने का कोई काम स्टार्ट कर देता है, छोटे प्रोडक्ट पे माचिस बनाना स्टार्ट कर दिया अपने घर में ही या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो भी बनाते रहते हैं, तो उसके लिए जो मुद्रा बैंक की स्टार्ट की गई है। पहले क्या करते थे लोग बाग, जो उस एरिया में कोई अमीर आदमी होता था उससे पैसे ले लिया करते थे। तो अब की बार क्या बोल रहे हैं कि उनसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट में मान लीजिए इंटरेस्ट है ₹5, ₹3 लगा लीजिए। तो ये क्या करेंगे, उसको 3 की जगह ₹6 पे इनको दे देते बेचारे। तो ₹6 पे देते तो इसको पे भी नहीं कर पाते थे, मगर डबल और ट्रिपल और ट्रिपल मतलब 4 टाइम्स ये मतलब टैक्स लेते थे। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो ये लोग लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोगों को पता ही होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो उस तरीके का चीज़ें मतलब यहाँ पे की जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, जो वहाँ के गरीब आदमी होते हैं, मतलब गरीब तबके के आदमी और नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं। तो उससे उनको फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए डिजिटल इंडिया की बात चल रही है। डिजिटल इंडिया पे फोकस उस दिन से हम लोगों ने कर ही रखा है जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है। तो भीम ऐप की बात चल रही है। जैसे मान लीजिए आप पेटीएम वगैरह से रिचार्ज करते हैं या फिर मोबिक्विक से रिचार्ज करते हैं, तो आपको क्या बोलता है कि आप रिचार्ज कीजिए इतने का, मतलब ₹50 का रिचार्ज किया आपने, तो आपको 2 से ₹3 या ₹1 वो रिटर्न मिल जाता है। ठीक है? तो इस तरीके का भीम ऐप में भी आगे चला बताने की बात कर रहे हैं कि उसी तरीके का ऐप है ये। इसमें भी 2 स्कीम चलाने की बात चल रही है। एक स्कीम क्या होगी, फर्स्ट स्कीम में क्या करेंगे, जो बोनस मिलेगा, ठीक है? बोनस किसको मिलेगा? यूज़र को। तो फर्स्ट स्कीम तो यूज़र के लिए और सेकंड स्कीम है ट्रेडर के लिए, उनको कैशबैक मिलेगा। तो इसलिए भीम मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा ऐप है, आप भी चाहें तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको बैलेंस चेक करना है तो आराम से चेक हो जाता है। थोड़ी-सी बैंक की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है इसमें। मतलब बैंकिंग को आपको अपने एक तरीके से आपका जो बैंक का अकाउंट है ना, वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और आपके अपने अकाउंट की चीज़ें लगभग देख पाओगे यहाँ पे आराम से। ये वाला भी रेड लाइट हो गया। इसमें भी आपको याद रखना है क्या, जो चंडीगढ़ है वो क्रोसिन फ्री हो चुका है और मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है ये चंडीगढ़ का नाम, ठीक है ना? क्रोसिन फ्री हो गया, मिट्टी के तेल से फ्री हो गया। आज की डेट में वहाँ पे मिट्टी का तेल यूज़ नहीं होता है।
ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो पोस्ट ऑफिस है वो सेंट्रल ऑफिसेज है, मतलब एक तरीके से उन पे क्या किया जाएगा, पासपोर्ट की फैसिलिटी, पहले आप लोगों को पता होगा कि 3-3 4-4 महीने लग जाते थे पासपोर्ट बनाने में। आज की डेट में हालाँकि वो भी ठीक-ठाक कर दिया, लगभग 15 से 20 दिन में आ जाता है बन के। अब आपको जो है पहले एक जगह जाना पड़ता था, जैसे मान लीजिए आस-पास के एरिया वाले दिल्ली में बनवाने के लिए आते थे, या फिर कोई और दूसरा है तो वहाँ पे मतलब एक तरीके से एक अच्छी सिटी में जाना पड़ता था। पर लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस देखें, पोस्ट ऑफिस का इंडिया में सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो अगर पोस्ट ऑफिस को थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करानी, तो डाकिया डाक लेके नहीं आया था, अब डाकिया पासपोर्ट लेके आया करेगा। तो डाकिया डाक लेके की जगह आप गए डाकिया पासपोर्ट, अब डाकिया के थ्रू ही आप विदेशों में घूम सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो इनको ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए फाइनेंस सेक्टर में ऐसे भी आदमी हमारे यहाँ कितने हज़ार करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं ये। तो ये माल्या जी जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैसे लेके भाग गए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो ऐसे जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो भाग जाते हैं इंडिया से पैसा लेके, तो उन पे भी लगाम कसने की बात चली है, लेजिस्लेशन आएँगे लेके आएँगे, और इनकी जो एसेट्स है वो हमारी कंट्री में, उनको भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से हड़प लिया जाएगा विद इन द कंट्री वाली। और तो ये इस तरीके की बात चल रहे हैं, तो ये देखिए लेके भाग जाते हैं। आप लोगों ने अक्षय कुमार की मूवी भी देखी होगी। उसमें जब बोला जाता है कि इसने कितना लोन ले लिया है, तो उन्होंने बोला है कि 5,000 करोड़। तो कहता है कि 5,000 करोड़, इतना लोन कोई खुद के लिए थोड़ी ना लेता है, इतना लोन तो देश के लिए लिया जाता है। तो लगभग उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है कि इतना लोन लेके भाग गए हैं। इतनी तो लगभग छोटी-छोटी कंट्री हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, भूटान वगैरह हो गए, नेपाल वगैरह हो गए, ऐसी-ऐसी कंट्री की जीडीपी होती है जितना ये लेके भाग गए हैं यहाँ से। ओके। अभी देखिए फिस्कल सिचुएशन होती है, मतलब एक कंप्लीट साल में हमको कितना पैसा लाना है और कितना खर्च करना है। ठीक है? तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो इतना है लगभग, ये हमारा बजट है। इतना हमको खर्च करना है लगभग 21,47,000 करोड़, ये हमारा टोटल बजट है जो एक्सपेंडिचर करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नॉन प्लान और प्लान 2 चीज़ें हुआ करती थी पहले, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। ये क्या होता था, नॉन प्लान मान लीजिए बजट में या फिर 5 ईयर प्लान बनता था हमारा, उसमें हमने कोई चीज़ डिफाइन कर दी कि हमको 5 साल में खत्म करनी है। अगर 5 साल में या फिर उस बजट के अंदर हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते थे, फिर उसको अगले में साल में पहुँच गए, तो वहाँ पे क्या बोलते थे, अगर ये मान लीजिए आपने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जब 5 साल में तो कंप्लीट होता नहीं है, तो आगे जब 5 ईयर प्लान के बाद में कोई बात आगे चलेगी तो ये नॉन प्लान हो जाएगा। यार एक नॉन प्लान चीज़ें नॉन प्लान कैसे हो जाती है? वो तो आपने प्लान पहले ही स्टार्ट कर रखा है ना, 10 साल में सेट होगा। बस आपके जो ईयर जो दूसरे स्टार्ट हो गए तो आपने नॉन प्लान बोल दिया, तो ये फालतू की एक्सरसाइज़ थी, इन्होंने इसको खत्म कर दिया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको थोड़ा समझ लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लीजिए। मान लीजिए आपने क्या किया, एक तरीके से क्या बताएँ कि आपने कुछ भी ऐसी चीज़ लेके आए। 1 मिनट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे समझेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया है, कोई भी एक टीचिंग का ले लीजिए, इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या हो गया, एक तरीके से एजुकेशन फैलाना। तो मान लीजिए आपको टीचिंग स्टार्ट करनी है, तो जैसे आपको टीचिंग स्टार्ट करनी है तो क्या करेंगे, आप एक ब्लैक बोर्ड लेके आएँगे, ठीक है? ब्लैक बोर्ड लेके आने के बाद में चेयर वगैरह लाएँगे बच्चों के बैठने के लिए, तो पेन, पेंसिल वगैरह, मार्कर वगैरह लेके आएँगे, तो ये सारा चीज़ें एक तरीके से इसके बाद में आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपकी कमाई आ रही है, इससे आपकी घर की रोज़ी-रोटी चल रही है। तो आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ से आपकी कमाई आ रही है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड आती है, मशीन्स वगैरह आती हैं। मतलब लैंड जो होती है देखिए उसको यूज़ करते हैं हम आराम से पैसा कमाने के लिए। मशीन्स वगैरह होती हैं उनको यूज़ करते हैं हम अपना पैसा कमाने के लिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल सामान जिनमें हम खर्च करते हैं। और इसके अपोज़िट मान लीजिए आपका आईएएस का एग्ज़ाम निकल गया, तो आईएएस का एग्ज़ाम निकल गया, आपका पार्टी देने गए, आपने खूब खाया पिया अच्छे से, खा के शाम को घर आ गए, तो पार्टी तो आपने दे दी, पैसा तो खर्च कर दिया, उससे आपको रिटर्न में क्या मिला? बस पेट भरा, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ मिला कि फ्यूचर में भी आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए होटल वाले को ₹100 या ₹500 ₹1000 आप दे के आ गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जब भी जाएँगे होटल वाला आपको खाना खिलाता रहेगा। फिर से जाएँगे, फिर से पैसा देना पड़ेगा, अपन पर मशीन में ऐसा नहीं है, एक बार आप मशीन लेके आए, बाल काटने की कैंची ले लीजिए यार, कैंची लेके आए तो आराम से चल रही है फिर। तो इस तरीके का जो मतलब जो कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं उसको फ़ायदा बोलता है। तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस करने वाली बात होती है। तो उसको मतलब इतना है, इसमें ये बोल रहे हैं कि इतने परसेंट इसको मतलब दिया जा रहा है अब की बार। और देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हमारे जो कंट्री में है, इसरो और डीआरडीओ जो हमारी ये 2 हैं, बहुत अच्छे से इसको थामती है। तो उसको भी अच्छे से लेके चलना है और फ़ोकस करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड होती हैं यार। जैसे मतलब सैटेलाइट वगैरह बना रहे हैं, उससे हमारे यहाँ पे मानसून कैसी रहेगी, या फिर सुनामी वगैरह आ रही है, अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, या कहाँ पे ऑयल रिज़र्व है। ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, तो उसपे भी हमको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, जिससे चीज़ें अच्छे से बनी रहे। और ट्रांसफर टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो लगभग इतना करना है।
देखिए 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में क्या कर दिया गया था, 42 कर दिया गया था परसेंट बढ़ा के। पहले लगभग 30% के करीब था, 30 या 31.5 आप लोग कह सकते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये आप याद रख सकते हैं। इसको बढ़ा के जो है 42% कर दिया है। मतलब देखिए 10 से 12% इन लोगों ने बढ़ा दिया कि इतना पैसा सेंटर से अब यूनियन और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के पास में जाएगा। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में जो है, हमारी कंट्री हो गई है बीच में, हमारे यहाँ लगभग मतलब लगभग क्या 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो यार ये सारा अपना खर्चा देखेंगे, अपने आप डिपेंडेंट हो गए, अपने खुद के प्लान बनाएंगे तो उससे फायदा रहेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मतलब क्या करना है, हमने मान लीजिए एक बजट बनाया, बजट का बना दिया कि हमको एक साल में 100 रुपए मतलब एक तरीके से हमको खर्च करने हैं। ठीक है, तो 100 रुपए खर्च करने हैं और हमारे पास में मतलब जो हमारा रिवेन्यू आया वो लगभग 90 रुपए है, तो 10 रुपए का फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो इस तरीके का फिजिकल डेफिसिट होता है। तो जो हमारी जीडीपी है वो 3.2 इनका टारगेट है अब की बार, 17 और 18 में जीडीपी का 3.2%, मतलब इतना परसेंट हम घाटे में चल रहे हैं। इसको आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर में ये बोल रहे हैं इसको 3% कर देंगे। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम द बोरोइंग। देखिए अगर हम इसको खर्च, मान लीजिए जो इतनी कमी आ रही है, 3% की कमी आ रही है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 10 रुपए की कमी पड़ रही है, अगर ये 10 रुपए आप किसी से उधार ले लेते हैं और उधार लेके फिर खर्च करते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा ना कि आपका फिजिकल डेफिसिट खत्म हो गया, आपको फिर उसका रिटर्न करना है ना, तो बोरोइंग काउंट नहीं होती उसमें, बोरोइंग एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर देते हैं उसमें से। ओके, आगे देखिए क्या है, फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कुछ हद नहीं है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके आप जितने जितने स्टार लगा दो इसके ऊपर उतने ही कम है। ये तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हो गई। देखिए मैक्सिमम जो अमाउंट था पहले, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, 20,000 तक का जो चंदा था, मतलब इससे कम के लिए उनको ज्यादा चीजों की देखभाल नहीं करनी पड़ती थी। इससे 20,000 से अगर कोई ऊपर दे रहा है उसकी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, 20,000 से घटा के उसको 2,000 कर दिया गया है। मतलब 2,000 से कम रुपए अगर कोई आदमी दे रहा है तो वो तो नॉर्मल तरीके से दे सकता है। इससे ऊपर अगर कोई दे रहा है उसको डिजिटल फॉर्म में देना पड़ेगा, या तो कैश में, या तो चेक में देना पड़ेगा, और या फिर डिजिटली ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब किसी भी मोबिक से या पेटीएम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो डोनेशन दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो इलेक्शन लड़ने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, और पैसा उसको क्या करती है, वो मैक्सिमम बाहर के आदमी उसको पैसा प्रोवाइड कराते हैं। तो मान लीजिए कल को उन्होंने पैसा किसी से लिया, मान लीजिए आपसे ही उन्होंने पैसा ले लिया, आपने उनको पैसा दे दिया, ठीक है, ये जितने भी लाख रुपए लगभग आपने मान लीजिए उसको दे दीजिए। तो अगर इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इलेक्शन जीत गया, तो कल को आपको जरूरत पड़ेगी जो भी, तो आप लोग इसको बोलेंगे ना जाके कि यार मैंने तुझे पैसा दिया था, मेरे हिसाब की चीजें बना थोड़ी सी। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है चीजों का। तो ये जो फंडिंग है वो थोड़ा क्लियरिटी में आनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि कॉर्पोरेट हाउसेज जो है हमारी कंट्री के, वो इसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो डोनेशन रिसीव करती है उसको चेक और डिजिटल के थ्रू बोल दिया इन्होंने। और ये चेक जो ये होते हैं सब बैंकिंग के थ्रू होके आएंगे, तो इसलिए एक ब्लैक मनी नहीं, वो एक व्हाइट मनी रहेगी। इसके लिए इनको आरबीआई एक्ट में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि क्या कर सके, इलेक्ट्रोल बॉन्ड निकाल के ला सके। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप लोग समझ लीजिए एक बार, इसको ऐसे समझ लिए, मान लीजिए 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है? 3 पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये हो गई यहाँ पे आम आदमी पार्टी, हो गई बीजेपी, और ये हो गई यहाँ पे कांग्रेस। तो मान लीजिए आपने क्या किया, इसको थोड़ा-सा लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। मान लीजिए आप लोग कूपन खरीद के लेके आए, ठीक है? तो आप लोग 3 कूपन खरीद के ले आए, ये कूपन हो गए यहाँ पे 15-15 रुपए के, आप लोग कूपन लेके आ गए। तो ये कूपन लेके आ गए 15-15 रुपए के, तो ये कूपन जो है यहाँ पे क्या कर दिया, आप दुकान वाले से खरीद के लेके आए हैं। तो ये एक कूपन इसको दे दिया, एक कूपन इसको दे दिया, एक कूपन इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा, इसको स्क्रैच करेगा। मतलब स्क्रैच नहीं करेगा, मतलब एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्रैच ही करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए, क्या हो गया, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल पार्टी को, एक आदमी को 15,000 रुपए का कूपन लेके आए, 3 आप, ठीक है ना? ये बैंक से मिलेंगे या पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। तो जो कूपन आप लेके आएंगे 15-15 हजार रुपए के, तो पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी फिर क्या करेगी, बैंक में जाके देगी, तो बैंक में से फिर ये कूपन अपने पास रख लेंगे, और पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। तो कंप्लीट व्हाइट मनी रहेगा, कुछ भी ब्लैक मनी नहीं रहेगा, ठीक है? तो एक पॉजिटिव स्टेप है। तो क्या हो गया, तो बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस जो है उसके थ्रू आपको, मतलब चेक और डिजिटल के थ्रू भी आप ये कूपन परचेज कर सकते हैं। ओके, और जो रिडीम कर सकते हैं इनको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, रिडीम मतलब इससे पैसा जो ले सकते हैं कूपन से, वो ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड की गई है, वो पॉलिटिकल पार्टी काम कर सकती है। ये नहीं है कि आजकल लल्लू पंजू जो भी है पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ जाते हैं, और वो मैक्सिमम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी आधे से ज्यादा। तो ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टैक्स प्रपोजल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारी कंट्री में क्या है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो लगभग 15 से 16% है। मतलब हमारे यहाँ पे अगर 100 रुपए
हमारे यहाँ पे टोटल मनी आती है तो उसमें से 15 से 16 रुपए ही ओनली हमारे यहाँ टैक्स से आते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो कंट्री है जो पेट्रोलियम वाली कंट्री है और अच्छी-अच्छी कंट्री है, वहाँ पे ये रेशियो है 30 से 40%। हमारे से डबल और ट्रिपल टाइम के करीब है। तो हमको ये बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो वोटिंग करते हैं लगभग 68% के करीब लोग वोट वोट करते हैं हमारे यहाँ पे। और जो देखिए जो 68% वोट कर रहे हैं और ओनली टैक्स जो पे किया जा रहा है, इतना कम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ाने की बात चल रही है, इससे फ़ायदा भी होगा यार बहुत ज़्यादा, हमको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, तो तभी तो वेलफेयर की स्कीम चलाएगी, तभी तो जनता के ऊपर हेल्थ या फिर एजुकेशन के ऊपर खर्च करेगी, तो इसके ऊपर बात चल रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए 3 इतना लाख जो रजिस्टर्ड कंपनी है आज की डेट में और ओनली 5.97 लाख जो कंपनीज़ हैं, वही एक तरीके से अपना रिटर्न फिल करती है, मतलब एक तरीके से पैसा प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को। तो कितना ज़्यादा डेफ़िसिट है यहाँ पे। और देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी इन्होंने बोला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जितना होना चाहिए उतना नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट तो होता ही नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स सब चोरी करते रहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, वो भी बहुत कम है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मान लीजिए आपने सिगरेट ही खरीदी, तो सिगरेट के ऊपर भी आप दुकान वाले को पैसा देंगे और दुकान वाले से पैसा कहाँ पे जाएगा, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के पास कह सकते हैं या फिर कंपनी के पास जाएगा और कंपनी से फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट तक पैसा पहुँच जाता है। तो वो वाला भी टैक्स यहाँ पे बहुत कम है। और जब से 8 नवंबर से डिमोनेटाइजेशन हुआ है और जब से बैंक में इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो 2 लाख से 80 लाख तक का लोगों के अकाउंट में पैसा है और लगभग इतना अकाउंट में पैसा है। तो इससे गवर्नमेंट को एक पता तो चल ही गया है कि हमारे पास में पैसा कितना है हमारी कंट्री में। पहले यही नहीं पता था कि पैसा कितना है। तो एक तरीके से ये अब एस्टिमेट लगा सकते हैं कहाँ पे कितना खर्च करना है और किस चीज़ों को किस लेवल तक हमको लेके जाना है। नेट टैक्स रेवेन्यू वो लगभग इतना हुआ है, ठीक है? जो कि यहाँ पे ये बोला जा रहा था लगभग 15% जो बोला जा रहा था, मतलब इतना लगभग निकल के आया है। तो जो रेट ग्रोथ है मतलब वो भी इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने पैसा जमा कर दिया बैंक में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा आ गया बैंक में, तो ये भी फ़ायदेमंद चीज़ हुई है। तो ये लगभग 3 क्वार्टर की बात चल रही है कि इतने 3 क्वार्टर का है ये। एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है। मैट बोलते हैं, इसको 15 साल के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है, पहले इसको बोल रहे थे कि खत्म करेंगे। ये होता क्या है पहले देख लीजिए, अगर कोई किसी कंपनी को कोई कमाई हुई है, तो कमाई में जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, एक बुक बनानी पड़ती है उनको कि इतना सारा मैंने सैलरी दी, इतना सारा मैंने यहाँ पे खर्च किया, यहाँ पे खर्च किया, इतना खर्च करने के बाद में ये मुझे प्रॉफिट बन रहा है। तो उसके ऊपर ये जो टैक्स लगाया जाता है, तो ये एक तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है कि लगभग 15% ये बुक प्रॉफिट पे लगाया जाता है। ठीक है? ये बहुत से आदमी क्या होता है अपना टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए बुक प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं। तो उसी के लिए इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए टैक्स एवेज़न से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आए, ठीक है? आगे देखिए क्या बोले हैं कॉर्पोरेट हाउस जो है, जो नई-नई जो माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइज़ जो कंपनीज़ है, छोटे-छोटे स्टार्टअप बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरीके की जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, उनको क्या किया जिनका जो अप टू द 50 करोड़ है, 50 करोड़ तक इनकम है, उनको 25% मतलब ये इनका टैक्स का वो रखा गया है, जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं या फिर बहुत ही ज मतलब नए-नए अभी डेवलप हुए हैं। ओके? तो उनको मतलब छूट मिलेगी तो अपना अच्छे से काम कर सकते हो, तभी आने वाले टाइम में एकदम प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे। लगभग 67 लाख कंपनी इस किस कैटेगरी में फॉल होती है, जिसमें से 96% आप इसको कह सकते हैं। 67 लाख कंट्री मतलब बाहर कौन रह गया? बाहर तो कितने बचे हैं? ओनली 4% बचे हैं। तो 50 मैक्सिमम जो है वो इसी के अंडर में आ जाएँगे, जिसको 25% के लगभग ये एक तरीके से टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ओके? तो इनको फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। आगे देखिए क्या करते हैं कस्टम ड्यूटी को बोलते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी। तो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी बोल रहे हैं, ये एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस उसकी घटा के इन्होंने 5% से 2.5% कर दी है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है एलएनजी में आपको बताना है कि कौन-कौन सी चीज़ों का मिक्सचर रहता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देना है इसका नीचे। इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करने की बात चल रही है। कि इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्यों? इससे अमेंडमेंट करना क्यों पड़ेगा? अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने डिफाइन कर दिया कि 3 लाख से नीचे आदमी कोई भी इससे ज़्यादा किसी को कैश नहीं दे सकता है। इससे ज़्यादा सारा जो डिजिटल ट्रांसफर चीज़ें होंगी अब। 3 लाख एक मैक्सिमम लिमिट कर दी कि इससे ज़्यादा कहीं पे भी चीज़ों का ट्रांज़ैक्शन नहीं होना है पैसों का। तो उसके लिए इनकम टैक्स में चेंज करना पड़ेगा। और डोनेशन जो हम लोग दिया करते थे, डोनेशन क्या करते थे वो तो अभी घटा के जो नॉर्मली मंदिर वगैरह में कहीं पे करते थे तो 2000 कर दिया है डिजिटल, अगर नॉर्मल देना है। और डिजिटली तो आप कितना भी दे सकते हैं, पहले 10,000 की लिमिट थी ये। देखिए सारी चीज़ इतनी हो रही है ना, हमको कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात चल रही है। तो कैशलेस चलाएँगे तो कम मार्केट में कम पैसा रहेगा, तो मार्केट में कम पैसा रहेगा। एक तरीके से सारा सिस्टम में पैसा रहेगा, बैंकिंग के थ्रू चीज़ें होगी, तो लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा। और डायरेक्ट टैक्स जो है एक तरीके से रेवेन्यू जो है उतना लॉस होने वाला है हम लोगों को। क्यों होने वाला है लो लॉस? वो अभी आप लोगों को थोड़ा आगे भी देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए क्यों होने वाला है लॉस। लॉस इसलिए होने वाला है क्योंकि जो लोगों की कमाई 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है, उनको 10% से 5% टैक्स कर दिया है घटा के।
ठीक है? तो ये इसलिए इतना ज़्यादा लॉस होने वाला है, आगे और भी देखने को मिलेगा। और जो और अदर कैटेगरी है, ऑल अदर कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी, इन सबको जो है वो फ़ायदा होगा, वो लगभग 12,500 रुपए का फ़ायदा होगा। ओके? ये क्या बोला है इन्होंने, सिंपल 1 पेज का एक तरीके से बना दिया गया है रिटर्न फाइल करने लोगों को, जिनको अपना टैक्स रिटर्न करना है। तो पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था, अब उसको भी सिंपल कर दिया, जिससे लोग बाग आराम से आके अपना टैक्स दे सकें। आगे क्या है, मान लीजिए आज तक आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या बोला गया कि आने वाले टाइम में अगर आप टैक्स देना चाह रहे हैं, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा आप पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए मतलब सहूलियत बढ़ती जाएगी, जिससे कि लोग जो है आराम से टैक्स पे कर सके, ज्यादा डरे वरे मत। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% सरचार्ज, सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। 10% सरचार्ज कौन सा, 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में जिसकी इनकम है, और जिसकी इनकम जिसकी इनकम लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है, उस पर 15% लगेगा। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ले लीजिए एक तरीके से, इन पे टैक्स यहाँ पे कितना लग रहा है, ये मतलब एक तरीके से यही वाला कहाँ पे गया, ये 10% यहाँ पे लग रहा है मान लीजिए, ठीक है? और वहाँ पे 30%, मान लीजिए यहाँ पे 30 या 40% लग रहा है। तो 40% के ऊपर जितना बन के आया, फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब यहाँ पे एक जगह 10 लगेगा जिसकी इनकम इसके बीच में, और जिसकी उसके बीच में यहाँ पे 15 लगेगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स, जितना इनको टैक्स देना है उसके भी ऊपर टैक्स लगा, तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाएगा इनके ऊपर। देखिए स्लैब होती है इतनी सारी, ये क्या होती है, फॉर द जो 60 ईयर से बिलो के हैं, और जो 60 ईयर से 80 ईयर के बिलो के हैं, और जो 80 ईयर से अpo हैं, तो उनके लिए होता है। यहाँ पे ये याद रखना है आपको, 5% से तो घटा दिया, ये 5% कर दिया है, और लगभग इतना इनको, ये जो 2 लाख से ढाई 5 लाख के बीच में होता है उनके लिए है, और जो 5 से 10 के लिए होता है। देखिए सारी फैक्चुअल है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। यही है बस, जो स्लैब घटा के कर दी गई है वो, और आपको ये वाला याद रखना है। तो यही सारी चीजें थी आज इससे रिलेटेड। आज इसके लिए इतना ही। तो देखिए आप जो ये पीडीएफ है, एक तो फेसबुक पे पेज है, ठीक है, वीर के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आप लोगों के। और दूसरा क्या है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का भी मैं आप लोगों को लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप लोगों को सुटेबल लगे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हमारा बजट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे कल या परसों से मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगन, चीजें खत्म करनी है तो अच्छे से चीजों को समझ के चलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।